हम सभी को ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। मतलब हमें लगता है कि हम अपने जीवन के फैसले खुद ले रहे हैं। सुबह उठ कर क्या पहनना है, कॉलेज में कौन सा विषय चुनना है, या करियर क्या होगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि जीवन साथी किसे चुनना है ये भी। सही कहा। हम पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं कि ये सब हमारी अपनी आज़ाद पसंद है। लेकिन जब हम आज के इस विषय पर गौर करते हैं तो मैं सोच रही थी कि क्या सच में ऐसा है यही तो सबसे बड़ा सवाल है। है ना? हाँ। या फिर कोई अदृश्य ताकत है, मतलब कोई ऐसा सिस्टम है जिसने हमारे लिए नियम पहले से ही तय कर दिए हैं और हम सिर्फ एक कठपुतली की तरह उस सिस्टम के इशारों पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी विचार को आज हम अपनी इस गहन चर्चा में डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है समाज शास्त्र की नींव, यानी फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, और इसके लिए हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोतों को खंगाला है, जैसे यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र और कानून के सिलेबस, हरलैम्बोस और हॉलबोन की मशहूर किताब के अंश, और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम्स के लेक्चर नोट्स भी। बिल्कुल। इन सबको मिलाकर आज हमारा मिशन एक ही है, ये समझना कि समाजशास्त्र आखिर है क्या, ये विषय पैदा कैसे हुआ, और सबसे अहम बात, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे कंट्रोल करता है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों के केंद्र में जाएं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारी व्यक्तिगत आज़ादी असल में एक बहुत बड़े सामाजिक ढांचे के अंदर कैद है। सही बात है। हम आमतौर पर बस ये देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, या कोई अपराध कर रहा है। लेकिन समाजशास्त्र हमें ये देखने का नजरिया देता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका दायरा इतना बड़ा है कि ये परिवार जैसी निजी चीजों से लेकर राज्य और कानून जैसी विशाल संस्थाओं तक को कवर करता है। मैं नोट्स को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही पॉप कल्चर वाला ख्याल आया। कैसा ख्याल? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि समाज एक बहुत बड़े मल्टीप्लेयर ऑनलाइन वीडियो गेम की तरह है? अरे वाह, ये एनोलॉजी तो बहुत सटीक है ना? मतलब हम सभी इस दुनिया रूपी गेम में स्पॉन हो गए हैं। हमें इस गेम के सारे नियम भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम सब खेल रहे हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं। पर मेरा सवाल ये है कि अगर हर इंसान अलग है, हर किसी का दिमाग और सोचने का तरीका अलग है, तो हमें समाजशास्त्र नाम के पूरे अलग विषय की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी तो पहले से ही थी ना। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। वो भी तो इंसान के व्यवहार को ही समझती है। तो फिर समाजशास्त्र क्यों? देखो, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच का ये फर्क ही पूरी कहानी की शुरुआत है। उसी वीडियो गेम वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। मनोविज्ञान ये समझता है कि खिलाड़ी का अपना व्यक्तिगत दिमाग कैसे काम कर रहा है। अच्छा। मतलब उसकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है, वो खुश है या निराश है, और वो कंट्रोलर के कौन से बटन दबा रहा है। ठीक है, समझ गई। लेकिन समाजशास्त्र उस खिलाड़ी के दिमाग के अंदर नहीं झांकता। वो उस पूरे गेम के सर्वर, उसके छुपे हुए नियमों, उस नेटवर्क और उन लाखों खिलाड़ियों के बीच चल रही बातचीत और लेन देन का अध्ययन करता है। ओह, मतलब ये पूरी कम्युनिटी का विज्ञान है। बिल्कुल। समाजशास्त्र सिर्फ इंसान के दिमाग का नहीं, बल्कि लोगों के बीच के रिश्तों, संस्थाओं और उनकी सामूहिक अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन का विज्ञान है। अगर स्रोतों के ऐतिहासिक पन्नों को पलटें तो 1838 में एक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे ने इस शब्द को गढ़ा था। 1838? ये समय तो बहुत उथल-पुथल आया था, है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब दुनिया में जब इतनी अफरा तफरी मची थी, तब अचानक कुछ विचारकों को लगा कि इंसान की हरकतों का भी कोई विज्ञान होना चाहिए। आखिर उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था? ये महज कोई जिज्ञासा नहीं थी। तो क्या था? मुझे तो लगता है कि ये कोई इत्मीनान से किया गया आविष्कार नहीं था, बल्कि किसी डर या घबराहट का नतीजा था। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। ये एक तरह का पैनिक रिएक्शन था। देखो, अगर हम 18वीं और 19वीं सदी की बड़ी तस्वीर को देखें तो औद्योगिक क्रांति और ज्ञानोदय ने पुरानी दुनिया की नींव को हिलाकर रख दिया था। हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तो सब कुछ बदल दिया था। सदियों से लोग गांवों में रह रहे थे, खेती कर रहे थे। उनका जीवन प्रकृति के साथ से चलता था, सूरज उगने पर उठना और ढलने पर सो जाना। लेकिन अचानक कारखाने बन गए, लोग शहरों की तरफ भागने लगे। बिल्कुल। अब जीवन प्रकृति के नहीं बल्कि फैक्ट्री के सायरन और मैनेजर की घड़ी के हिसाब से चलने लगा। पुरानी मान्यताएं, चर्च का भारी नियंत्रण और राजाओं की निरंकुश सत्ता दरकने लगी थी। मतलब ये एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट था जिसने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह क्रैश कर दिया था। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। और नया सिस्टम कैसे काम करेगा, इसका कोई मैनुअल किसी के पास नहीं था। सटीक उपमाएं। पुराना सिस्टम क्रैश हो चुका था। शहरों में अचानक भीड़ बढ़ गई थी, गरीबी, अपराध और गंदी बस्तियां पैदा हो रही थी। स्लम एरियाज बन रहे थे। हाँ,
तो कॉम्टे जैसे विचारकों को वाकई ये डर सताने लगा था कि अगर हमने इस नए बदलते समाज के नियमों को नहीं समझा, अगर हमने इस अफरा तफरी में कोई पैटर्न नहीं ढूंढा, तो समाज पूरी तरह बिखर जाएगा। मतलब इंसान वापस बर्बरता की ओर लौट जाएगा। एकदम सही। समाजशास्त्र का जन्म इसी उथल-पुथल को डिकोड करने और समाज को पतन से बचाने के लिए हुआ था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि समाजशास्त्र का जन्म समाज को एक धागे में पिरोए रखने की जद्दोजहद से हुआ। हाँ, या को देखा कैसे? मतलब हमारे स्रोतों में अलग-अलग चश्मों या पर्सपेक्टिव्स का बहुत जिक्र है। बिल्कुल, क्योंकि समाज को देखने का कोई एक नजरिया नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर हम समाज को एक गेम मान रहे हैं, तो हर किसी को ये गेम अलग नजर आएगा। तो समाजशास्त्र में मुख्य रूप से 3 बड़े चश्मे हैं जिनसे विचारक इस दुनिया को देखते हैं। सबसे पहला और पुराना चश्मा है प्रकार्यवाद, या जिसे हम फंक्शनलिज्म कहते हैं। फंक्शनलिज्म, इसके विचारक कौन थे? इसके मुख्य विचारक एमिल दुर्खीम और टैलकॉट पार्सन्स माने जाते हैं। इनका नजरिया बहुत ही व्यवस्थित है। ये समाज को एक जीवित मानव शरीर की तरह देखते हैं। मानव शरीर की तरह? कैसे? जैसे हमारे शरीर में दिल, दिमाग, पेट और फेफड़े होते हैं ना, हाँ और शरीर को जिंदा रखने के लिए इन सभी अंगों को एक साथ एक तालमेल में काम करना होता है। हाँ बिल्कुल। प्रकार्यवादियों के अनुसार समाज में परिवार, स्कूल, धर्म, अर्थव्यवस्था और कानून जैसी संस्थाएं हैं। ये समाज के अंग हैं। ये सभी समाज को स्थिर रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना प्रकार्य यानी फंक्शन निभाती हैं। ये सुनने में बहुत आदर्श और शांतिपूर्ण लगता है। लगता तो है, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है। अगर समाज एक शरीर है, तो शरीर हमेशा स्वस्थ तो नहीं रहता। सही पॉइंट पकड़ा आपने। कभी-कभी हमारे अपने ही अंग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जैसे कैंसर या कोई ऑटो इम्यून बीमारी। अगर हम अपने आसपास देखें तो समाज में हमेशा शांति कहाँ होती है? बिल्कुल नहीं होती। दंगे होते हैं, गरीबी है, अमीर और गरीब के बीच खाई है, भेदभाव है। क्या प्रकार्यवाद इस लड़ाई को, इस कड़वी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर रहा है? हाँ, प्रकार्यवाद की यही सबसे बड़ी आलोचना है। ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ एक परफेक्ट दुनिया की कल्पना कर रहे हैं। और इसी आलोचना से दूसरे चश्मे का जन्म होता है, जिसे संघर्ष सिद्धांत या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं। इसके सबसे प्रमुख चेहरे कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स, उनका नजरिया तो बिल्कुल अलग ही होगा। एकदम उलट। मार्क्स ने प्रकार्यवादियों के इस स्वस्थ शरीर और आपसी तालमेल वाले विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उनके अनुसार समाज में कोई प्राकृतिक शांति या सद्भाव नहीं है। तो उनके हिसाब से ये शांति क्या है? ये शांति सिर्फ एक भ्रम है जो ताकतवर लोगों ने कमजोरों पर थोप रखी है। मार्क्स का मानना था कि समाज में हमेशा सीमित संसाधनों जैसे पैसे, जमीन, कारखाने और ताकत के लिए एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच संघर्ष चलता रहता है। अच्छा, मतलब क्लास स्ट्रगल। हाँ, पूंजीवादी समाज में यह संघर्ष अमीर वर्ग और गरीब मजदूरों के बीच है। ये चश्मा समाज को स्थिरता की नजर से नहीं, बल्कि सत्ता, नियंत्रण और शोषण की नजर से देखता है। तो एक चश्मा कह रहा है कि सब कुछ मिलके काम कर रहा है, और दूसरा कह रहा है कि ताकतवर कमजोर को लूट रहा है। बिल्कुल सही। ये दोनों ही नजरिया बहुत बड़े स्तर के हैं। ये समाज को आसमान से 30,000 फीट की ऊंचाई से देख रहे हैं, या तो पूरा समाज एक मशीन है या फिर एक युद्ध का मैदान। मैक्रो लेवल पर। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत का क्या? जब दो आम लोग सड़क पर मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या होता है? क्या इन छोटी छोटी बातों का अध्ययन करने के लिए कोई तीसरा नजरिया है? आपने बिल्कुल सही जगह इशारा किया। तीसरा चश्मा है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ये एकदम माइक्रो लेवल पर काम करता है। माइक्रो लेवल मतलब छोटे स्तर पर। हाँ। ये बड़े बड़े वर्गों या संस्थाओं की बात नहीं करता। ये इस बात पे ध्यान देता है कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। वे शब्दों, इशारों और चीजों को क्या मतलब या सिंबल देते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे एक लाल बत्ती का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज ने उसे रुकने का प्रतीक बना दिया है और हम सब उसे मानते हैं। अच्छा, हाँ। हम समाज कहते हैं। ये तीनों चश्मे तो बहुत ही अलग हैं। इसे समझने के लिए हमें इन थ्योरीज को असल जिंदगी में उतारना होगा। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में स्वास्थ्य और चिकित्सा का एक पूरा अध्याय है। चलिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। बीमारी यानी इलनेस। बहुत अच्छा विषय है ये। जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो हम आमतौर पर सोचते हैं कि उसके शरीर में कोई वायरस चला गया है। लेकिन ये तीनों समाजशास्त्रीय चश्मे एक साधारण सी बीमारी को कैसे देखेंगे? ये समाजशास्त्र को समझने का शायद सबसे बेहतरीन केस स्टडी है। देखो, अगर हम पहले चश्मे यानी प्रकार्यवाद की नजर से देखें
तो टैलकॉट पार्सन्स ने सिक रोल का एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत दिया था। सिक रोल मतलब बीमार होने का भी कोई रोल होता है? हाँ, पार्सन्स के अनुसार एक व्यक्ति का बीमार होना समाज रूपी मशीन के सुचारू रूप से चलने में एक रुकावट है। जब कोई बीमार होता है तो वो अपना काम नहीं कर पाता, चाहे वो ऑफिस का काम हो या दर का। बिल्कुल। इसलिए समाज उस बीमार व्यक्ति को कुछ अधिकार देता है, जैसे काम से छुट्टी मिलना, लोगों की सहानुभूति मिलना, लेकिन इसके बदले में समाज उस पर कुछ कर्तव्य भी थोपता है। अच्छा, तो मतलब समाज कह रहा है कि ठीक है, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करने देंगे, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना होगा। वो कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि बीमार व्यक्ति को यह मानना होगा कि बीमार होना एक अनचाही स्थिति है और उसे डॉक्टर के पास जाकर कड़वी दवाइयां खाकर जल्द से जल्द ठीक होना होगा। मतलब उसे बीमारी को एंजॉय नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। समाजशास्त्र की नज़र में डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, बल्कि वो समाज का एक एजेंट है जिसका काम उस खराब पुर्जे को यानी बीमार इंसान को ठीक करके वापस काम में लगाना है ताकि समाज स्थिर रहे। कमाल है। मतलब बीमारी महज एक शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि समाज के नियमों से ली गई एक अस्थायी छुट्टी है जिसे आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। एकदम सही समझे आप। अब अगर हम मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत पर आएं, तो वो बीमारी को कैसे देखेगा? मुझे लगता है कि वहां तो बात पैसे और शोषण पर आ जाएगी। बिल्कुल वही बात है। विसेंटे नवारो जैसे मार्क्सवादी विचारकों ने स्वास्थ्य सेवा का अध्ययन इसी नजरिए से किया। उनके अनुसार पूंजीवाद ने स्वास्थ्य को एक बुनियादी अधिकार नहीं बल्कि एक मुनाफे का बाजार बना दिया है। मुनाफे का बाजार? हाँ, यहाँ चिकित्सा प्रणाली लोगों का इलाज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो उन पर दया कर रही है, बल्कि इसलिए कर रही है ताकि मजदूर जल्दी ठीक होकर वापस कारखाने में काम कर सकें और पूंजीपतियों के लिए मुनाफा पैदा कर सकें। बाप रे, ये तो बहुत ही डार्क नजरिया है। और इसके अलावा स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। अमीर बेहतर स्वास्थ्य, साफ हवा और अच्छा खाना खरीद सकता है, जबकि गरीब खतरनाक कारखानों में काम करके बीमार पड़ता है। हाँ, और फिर इलाज के लिए भी उसी पूंजीवादी व्यवस्था को पैसे देता है। और अब बचा तीसरा चश्मा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जो रोजमर्रा की बातचीत पर निर्भर है। वो बीमारी को कैसे समझाएगा? क्या यहाँ बात इस पर होगी कि लोग बीमार को देखते कैसे हैं? हाँ, ये सिद्धांत लेबलिंग थ्योरी की बात करता है। थॉमस शेफ और डेविड रोजनहान जैसे विचारकों ने मानसिक बीमारी पर बहुत गहरा काम किया। मानसिक बीमारी? अच्छा। उनका तर्क है कि समाज खुद यह तय करता है कि कौन सामान्य है और कौन पागल। अगर कोई व्यक्ति समाज के तय नियमों से थोड़ा भी अलग व्यवहार करता है तो समाज उस पर मानसिक रोगी का लेबल चिपका देता है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। इसे साबित करने के लिए रोजनहान ने 1973 में एक बहुत ही मशहूर और डरावना प्रयोग किया था। क्या प्रयोग था वो? कुछ बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य लोगों ने पागल खाने में जाकर भर्ती होने का नाटक किया। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। और जब वो अंदर चले गए तब क्या हुआ? क्या डॉक्टर ने उन्हें पहचान लिया कि वो नाटक कर रहे हैं? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है, बिल्कुल नहीं पहचाना। सच में? हाँ, एक बार जब उन पर मानसिक रोगी या सिजोफ्रेनिक का लेबल लग गया तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सामान्य व्यवहार करना शुरू कर दिया। वे अस्पताल के कर्मचारियों के सामने नोट्स लिखते थे। तो डॉक्टरों ने देखा नहीं कि वो नॉर्मल है? नहीं, डॉक्टरों और नर्सों ने उनके सामान्य व्यवहार को भी बीमारी का लक्षण मान लिया। उन्होंने नोट्स लिखने को राइटिंग बिहेवियर नाम की एक मानसिक बीमारी का हिस्सा बता दिया। मतलब सच में दिमाग चकरा गया मेरा तो। मतलब एक बार समाज ने आप पर लेबल लगा दिया तो आप जो भी करेंगे वो उसी लेबल के चश्मे से देखा जाएगा। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ही चीज को देखने के इतने अलग तरीके। डॉक्टर के लिए बीमारी एक जैविक समस्या है, पार्सन्स के लिए ये समाज के काम में आई रुकावट है, और मार्क्सवादियों के लिए ये पूंजीपतियों की मुनाफाखोरी है। में विज्ञान कह सकते हैं। क्या हम इंसान को किसी केमिकल या पत्थर की तरह नाप सकते हैं? ये समाजशास्त्र की दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे तीखी बहस है। इसे कहते हैं प्रत्यक्षवाद बनाम व्याख्यात्मक समझ, यानी पॉजिटिविज्म वर्सेस वर्स्टेहेन। पॉजिटिविज्म, ये क्या है? अगस्त काम्टे और एमिल दुर्खीम प्रत्यक्षवाद के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि समाजशास्त्र भी फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह एक हार्ड साइंस है। साइंस? लेकिन कैसे? जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह लागू होता है, वैसे ही समाज के भी प्राकृतिक नियम हैं जिन्हें आंकड़ों और तथ्यों से मापा जा सकता है। दुर्खीम ने इसे साबित करने के लिए 1897 में आत्महत्या पर एक बहुत ही प्रसिद्ध अध्ययन किया था। लेकिन आत्महत्या? आत्महत्या तो इंसान का सबसे निजी, सबसे व्यक्तिगत और शायद सबसे भावुक फैसला होता है।
इसमें विज्ञान के नियम या समाज का क्या लेना देना? यही तो कैच है। कोई इंसान अपने अंदर कितना टूट चुका है, ये कोई आंकड़ा कैसे बता सकता है? दुर्कीम ने यही तो साबित करने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग देशों और समुदायों के पुलिस रिकॉर्ड और आंकड़े इकट्ठे किए। उन्होंने दिखाया कि आत्महत्या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक या निजी कदम नहीं है। अच्छा, तो क्या है? उन्होंने एक पैटर्न ढूंढा। उन्होंने पाया कि जो लोग समाज से कम जुड़े होते हैं, जैसे अविवाहित लोग या जो अकेले रहते हैं, उनमें आत्महत्या की दर बहुत अधिक होती है। ये तो सोचने वाली बात है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक एकीकरण की कमी जैसे बाहरी सोशल फैक्ट्स इंसान के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर हावी हो जाते हैं। यानी समाज की अदृश्य ताकतें हमारे सबसे निजी फैसले को भी कंट्रोल कर रही हैं। मैं दुर्कीम की बात समझ रही हूँ कि आंकड़े हमें बता सकते हैं कि कितने लोगों ने ऐसा किया या किन हालात में किया, लेकिन ये हमें ये कैसे बताएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल। इंसानों के पास अपनी आजाद सोच होती है, उनके काम के पीछे कोई मतलब होता है। हम सिर्फ एक फॉर्मूले में तो नहीं बंधे हैं ना। और आपके इसी सवाल से मैक्स वेबर की एंट्री होती है। वेबर ने प्रत्यक्षवाद का कड़ा विरोध किया और जर्मन शब्द वर्स्तेहिन यानी वर्स्तेहिन का कॉन्सेप्ट दिया। वर्स्तेहिन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है व्याख्यात्मक समझ या इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग। वेबर का कहना था कि आप इंसानों का अध्ययन अणुओं या पत्थरों की तरह बाहर से नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि पत्थर में जान नहीं होती। बिल्कुल। अगर एक पत्थर पहाड़ से गिरता है तो उसका कोई इरादा नहीं होता, वो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है। लेकिन इंसान के हर काम के पीछे एक अर्थ या मीनिंग होता है। इसे किसी उदाहरण से समझते हैं। मतलब बाहर से देखने पर दो चीजें एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन उनका मतलब अलग हो सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को लकड़ियां काटते हुए देखते हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है। हाँ, कोई लकड़ी काट रहा है बस। लेकिन वेबर कहेंगे कि इसका अर्थ जानना जरूरी है। क्या वो व्यक्ति लकड़ियां इसलिए काट रहा है क्योंकि उसे ठंड लग रही है और आग जलानी है? या शायद वो मजदूरी कर रहा हो पैसे कमाने के लिए। हाँ, या फिर वो बहुत गुस्से में है और अपना गुस्सा लकड़ियों पर निकाल रहा है। अगर आपको समाज को समझना है तो आपको उस इंसान की जगह पर खड़े होकर सोचना होगा, उसके नजरिए को समझना होगा, ना कि सिर्फ बाहर से आंकड़े गिनने होंगे। ये एक बहुत ही जबरदस्त वैचारिक टकराव है, आंकड़े बनाम भावनाएं। लेकिन इन सब में मुझे एक बहुत बड़ी विडंबना नजर आ रही है। विडंबना कैसी? हमने कॉम्टे, दुर्कीम, मार्क्स, वेबर इन सब की चर्चा की। ये सब के सब 19वीं सदी के यूरोपीय विचारक हैं। इन्होंने अपने आसपास के औद्योगिक समाज को देखकर ये थ्योरीज बनाई। हाँ, ये सभी पश्चिमी विचारक थे। तो क्या यूरोप के कारखानों को देखकर बनाए गए ये नियम भारत जैसी इतनी प्राचीन, जटिल और बिल्कुल अलग संस्कृति पर ज्यों के त्यों लागू किए जा सकते हैं? क्या भारत के गांव और यूरोप के शहर एक ही फॉर्मूले से समझे जा सकते हैं? ये समाजशास्त्र के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है और हमारे स्रोतों में भारतीय संदर्भ को लेकर इसी वैचारिक दुविधा का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। अच्छा। जब समाजशास्त्र भारत में एक विषय के रूप में आया तो भारतीय विचारकों ने यही सवाल उठाया। इनमें सबसे बड़ा नाम है G.S. घुरिये का, जिन्हें भारत में आधुनिक इंडोलॉजी का जनक कहा जाता है। इंडोलॉजी? अगर मैं शब्द के टुकड़े करूं तो इंडो मतलब इंडिया और लॉजी मतलब अध्ययन। तो क्या ये भारतीय समाज को देखने का कोई स्वदेशी चश्मा है? एकदम सटीक। इंडोलॉजी समाज को समझने का वो नजरिया है जो मानता है कि भारतीय समाज और यूरोपीय समाज की बुनियाद ही बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? घुरिये का तर्क था कि पश्चिमी समाज व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म पर आधारित है, जहां इंसान अपने बारे में सोचता है, लेकिन भारतीय समाज सामूहिकता यानी कलेक्टिविज्म, धर्म, कर्म, परिवार और जाति जैसी हजारों साल पुरानी व्यवस्थाओं पर टिका है। हाँ, यहाँ तो फैसले परिवार मिलकर लेता है। इसलिए आप मार्क्स के वर्ग संघर्ष या दुर्कीम के नियमों को यहाँ सीधे तौर पर लागू नहीं कर सकते। घुरिये ने बुक व्यू यानी ग्रंथीय दृष्टिकोण पर जोर दिया। ग्रंथीय दृष्टिकोण मतलब किताबों से समाज को समझना। उनका मानना था कि अगर भारतीय समाज की आत्मा को समझना है तो पश्चिमी चश्मे को हटाकर हमें वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का भारतीय इंसान चाहे जो भी कर रहा हो, उसकी सोच का ढांचा इन्हीं ग्रंथों से बना है। तो एक तरफ हमारे पास पश्चिमी सिद्धांत हैं जो समाज को वर्गों के संघर्ष या एक मशीन की तरह देखते हैं, और दूसरी तरफ इंडोलॉजी है जो कहती है
कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों की ओर लौटना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज के इस आधुनिक डिजिटल युग की बात करें, जहां इंटरनेट ने हम सबको एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा बना दिया है, जहां एक भारतीय युवा भी वही नेटफ्लिक्स शो देख रहा है जो अमेरिका का युवा देख रहा है, वहां हमें समाज को समझने के लिए किन सिद्धांतों की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज के समाजशास्त्रियों को ढूंढना है। हाँ, ये तो है। लेकिन इन सब के बीच हमारे स्रोतों में एक ऐसा विचार भी छिपा है जो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही चौंकाने वाले मुकाम पर ले जाता है। हमने शुरुआत में मेडिकलाइजेशन की बात की थी, जहां समाज बीमारी तय करता है। हाँ, रोजनहान के प्रयोग वाली बात। हाँ, और आज आधुनिक पूंजीवादी समाज में बात उससे भी कहीं आगे बढ़ गई है। स्रोतों में इसे फार्मास्यूटिकलाइजेशन कहा गया है। फार्मास्यूटिकलाइजेशन, ये क्या भला है? आज समाजशास्त्र सिर्फ संस्थाओं या परिवार का ही अध्ययन नहीं कर रहा है। आज पूंजीवाद और समाज ने मिलकर हमारे बहुत ही सामान्य मानव व्यवहारों और भावनाओं को भी बीमारी घोषित करना शुरू कर दिया है, ताकि एक पूरा बाजार खड़ा किया जा सके। इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए, भावनाओं को बीमारी कैसे बनाया जा सकता है? उदाहरण के लिए अगर किसी इंसान के जीवन में कोई भारी नुकसान होता है, कोई अपना गुजर जाता है और वो लंबे समय तक दुखी रहता है, जो कि एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। लेकिन आज की व्यवस्था उसे क्लिनिकल डिप्रेशन का नाम देकर दवाएं खाने की सलाह देने लगती है। ओह हाँ, ऐसा तो बहुत हो रहा है। अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत चंचल है, चुपचाप नहीं बैठता, तो उसे ADHD बताकर मेडिकल दायरे में ला दिया जाता है। मतलब बचपन की चंचलता को भी बीमारी बना दिया। इवान इलिच जैसे समाजशास्त्रियों ने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि ये चिकित्सा व्यवस्था धीरे धीरे लोगों की अपनी कमजोरियां, अपने दुखों और यहाँ तक कि मृत्यु का सामना करने की क्षमता को ही खत्म कर रही है। क्योंकि दवा कंपनियों का इसमें सीधा मुनाफा है। बिल्कुल। सामान्य इंसान के सामान्य संघर्षों को एक मेडिकल समस्या में बदला जा रहा है। ये विचार वाकई अंदर तक हिला देने वाला। अगर ये समाज हमारी शारीरिक कमियों, हमारे दुखों, हमारी आज़ादी और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी एक उत्पाद या प्रोडक्ट में बदल सकता है, तो कुछ भी प्राकृतिक नहीं बचा है। बिल्कुल। तो हमें एक पल रुककर खुद से ये जरूर पूछना चाहिए, हम जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, क्या वे विचार सच में हमारे अपने हैं या वे भी इसी सामाजिक संरचना द्वारा हमारे दिमाग में डाले गए हैं? समाजशास्त्र की असली ताकत ही यही है। ये हमें उन चीजों पर सवाल उठाना सिखाता है जिन्हें हम सामान्य या प्राकृतिक समझकर चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। यह हमें दिखाता है कि दुनिया में सामान्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ इंसानों और समाज द्वारा निर्मित है। और जो चीज निर्मित की जा सकती है उसे समझा भी जा सकता है और बदला भी जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। इस विस्तृत और गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने हम सबको अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया चश्मा जरूर दिया होगा। सीखते रहिए, अपने आसपास के सिस्टम पर सवाल उठाते रहिए और आखिर में बस इस विचार पर गौर कीजिएगा, क्या हम वाकई वो गेम खेल रहे हैं या वो अदृश्य गेम लगातार हमें खेल रहा है।